हैदराबाद मर रहा है। हमारे राष्ट्रीय पक्षी रो रहे हैं और कोई उसकी चीखें नहीं सुन रहा है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे भी रोना आ गया। मैं तो पूरा वीडियो देख भी नहीं पाया। तेलंगाना सरकार हैदराबाद यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ जमीन ऑक्शन करना चाहती है। वो इस जगह को एक आईटी पार्क के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। मुझे पता है ये वीडियो हमारी दूसरी वीडियो की तरह नहीं है। इसमें कोई मसाला नहीं है, इसलिए 99% लोग इसे स्किप कर देंगे। पर अगर आप उन 1% लोगों में से हैं जो देश और दुनिया की चिंता करते हैं तो ये वीडियो आखिरी तक देखो। शायद हैदराबाद की सच्चाई जानने के बाद आपको भी रोना आ जाए। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं कि साउथ के लोग पढ़े लिखे होते हैं, ये तो मुझे एजुकेशन नहीं करप्शन लग रहा है। स्टूडेंट्स, फैकल्टी और इन्वायरमेंटलिस्ट कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ इन प्रोटेस्टर्स को हटा रही है ताकि बुलडोजर्स अपना काम कर सकें। तेलंगाना सरकार का कहना है कि यहाँ कोई बड़ा जानवर नहीं है, न शेर न हिरन। पर मैं ये मौका लेना चाहता हूँ इज्जतदार सीएम साहब को ये बताने के लिए कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कहना है कि यहाँ 700 से ज्यादा फ्लोइंग प्लांट्स हैं, 10 प्रकार के मैमल्स, 15 प्रकार के रेप्टाइल्स और 200 से ज्यादा बर्ड्स हैं। असल में ये हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के हैबिटेट है। अपोजिशन का मानना है कि पिछले हफ्ते एक लंबे वीकेंड था। रमजान, ईद, गुड़ी पड़वा और दूसरे फेस्टिवल्स की वजह से कोर्ट 4 दिन के लिए बंद था। और इसी वक्त तेलंगाना सरकार ने यह घिनौना काम करने का सोचा। तेलंगाना सरकार इस मुद्दे पर कई यूटर्न्स ले चुकी है। पहले उन्होंने कहा कि यहाँ कोई वाटर बॉडी नहीं है। पहले जब वाटर बॉडीज की तस्वीरें सामने आई तो कह दिया कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के साथ एक अरेंजमेंट था। लेकिन खुद हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने रिकॉर्ड पर आकर कहा कि सरकार के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। सरकार ने यहाँ कोई सर्वे नहीं किया, सिर्फ टोपोग्राफी इंस्पेक्ट किया। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि सरकार ने कितने रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि काम रोका जाए, पर सरकार फिर भी नहीं रुकी। पेड़ काटे जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जमीन तेलंगाना सरकार की है, जो उन्होंने एक लंबी लीगल बैटल के बाद वापस ली है। तो मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। 1970s में तेलंगाना एजिटेशन चल रहा था और शांति की बातचीत के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकल लीडर्स के साथ नेगोशिएशन किया था। और उस समय आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए 2300 एकड़ जमीन अलोकेट की गई थी, जो सिर्फ उसी टाइम के लोग ही बेहतर समझ सकते हैं। ये जमीन ऑफिशियली हैदराबाद यूनिवर्सिटी के नाम नहीं की गई। इसका मतलब ये जमीन सरकार की है, यूनिवर्सिटी की नहीं। 2004 में ये 400 एकड़ इमेज आईएमजी भारत को दी गई थी ताकि वहां एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन सके, ये सोचकर कि ये एक यूएस बेस्ड कंपनी की सब्सिडी है। पर 2005 में पता चला कि ये कंपनी एक फ्रॉड है। इसका यूएस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है और फिर ये जमीन कोर्ट केस में फंस गई। अब 2024 में हाई कोर्ट ने कहा कि आईएमजी भारत को दी गई ये जमीन इलीगल है और ये स्टेट गवर्नमेंट की है। अगर ये जमीन स्टेट गवर्नमेंट की है तो इसका मतलब यह है कि जंगल उड़ा दिया जाए और वहां एक कॉन्क्रीट जंगल बना दिया जाए। यह किस एंगल से सही लगता है मुझे समझ नहीं आता कि हमारे पॉलिटिशियंस और बाबू लोग कितने बिक चुके हैं। ये लोग इंडिया के शहरों को यूरोप के शहरों जैसे बनाना चाहते हैं, पर इनको सिर्फ यूरोप की ग्लास बिल्डिंग दिखती है, जो कि इंडिया जैसे गर्म देश के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। पर इनको यूरोप की अच्छी रोड्स, सही फुटपाथ्स, ग्रीनरी, पार्क्स और नेशनल पार्क्स नहीं दिखते। ये सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस क्यों? इंडिया दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा वुल्नरेबल है। हर साल यहाँ हीट वेव आती है, हर मॉनसून में सिटीज फ्लोट हो जाती हैं। पॉलिटिशियंस को ये सब दिखता नहीं है कि सारे लोग अंधे हैं और जो लोग इनको वोट देते हैं क्या वो भी अंधे हैं कि इन्हें कुछ नजर ही नहीं आता? क्या इनके पास कोई स्पेशल कवर है जो इनको सब प्रॉब्लम से बचा लेगा? अगर ऐसा है तो हमें भी दे दो ना। मुझे समझ नहीं आता कि एक पहाड़ी पर आईटी पार्क बनाने की क्या जरूरत है। मैंने तेलंगाना की बहुत जगह नहीं देखी है, तो एक जेन्युइन सवाल यह है, क्या तेलंगाना में आईटी पार्क बनाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है? क्या सिर्फ जंगल काटना ही एक ऑप्शन है? क्या वहाँ आईटी पार्क बनाना जरूरी है? ये बात मेरे दिमाग में नहीं आती। देखो ये वीडियो, रात के 2-3 बजे ट्रक्स काटे गए पेड़ों को कलेक्ट कर रहे हैं। तुम्हें ये सही नहीं लगता कि रात में इतनी एक्टिविटी चल रही है? ये लोग कौन है जिन्हें इतनी सारी लकड़ी की जरूरत है? क्या सरकार चुपके से कोई फर्नीचर का धंधा कर रही है जो इतनी लकड़ी और टिम्बर चाहिए? या फिर ये लकड़ी इलीगली स्मगलर हो रही है? इतनी जल्दी किस बात की है? और मेरा दूसरा सवाल सिर्फ इस इशू से नहीं है बल्कि पूरे इंडिया से है। हमारी लैंड रिकॉर्ड्स इतने मैसअप क्यों हैं? घोसला का घोसला देखो, एक मूवी है। ये मूवी सिर्फ मजेदार होती
अगर ये इतनी सैड ना होती, इंडिया में किसकी जमीन किसकी है और कौन उस पर जबरदस्ती बैठकर स्लम बना लेता है, कोई ध्यान देता है क्या? जो लोग इलीगली स्लम्स बनाते हैं एक दिन अचानक उस जमीन के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि उनके लिए चिल्लाने वाले लोग बहुत होते हैं। इस केस में भी यह जमीन यूनिवर्सिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने के लिए दी गई, पर लीगली ट्रांसफर ही नहीं की गई, क्योंकि 2300 एकड़ जमीन बहुत बड़ी होती है और इस कमर्शियल तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि ये हो रहा है। 2300 एकड़ में से 800 एकड़ ऑलरेडी दे दिया गया है और जो 1500 एकड़ बचा है उसमें से 400 एकड़ काटने की बात हो रही है। ये वही 400 एकड़ है जिसके ऊपर अब हंगामा हो रहा है। अगर शुरू से ही यूनिवर्सिटी के पास अपनी पूरी जमीन का लीगल हक होता तो ये पूरा इशू होता ही नहीं। हमें प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशन चाहिए। हमें नहीं पता इंडिया में कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, पर कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि नए पेड़ लगा सके। मुझे पता है ये सिर्फ एक समुंदर में एक बूंद जैसा है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करें, ताकि उन्हें समझ आए कि एक पेड़ उगाना कितना मुश्किल होता है। जब उन्हें ये मेहनत समझ आएगी तो वो एक पेड़ काटने से पहले 2 बार नहीं 10 बार सोचेंगे। एक पेड़ काटना और 10 नए पेड़ लगाना ये सोल्यूशन नहीं है, ये है सच्चाई। आखिरी बात सिर्फ इतनी सी है कि हम पैसा नहीं खा सकते, हम पैसे से सांस नहीं ले सकते। जब हम मरेंगे पैसा साथ नहीं ले जा सकते। ये बात हम कब समझेंगे? हर डिसीजन सिर्फ पैसा देखकर लिया जाता है और इसी वजह से आज हमारे शहर इतनी खराब हालत में है, क्योंकि हर पॉलिटिशियन और हर बाबू लोग ये सोचते हैं कि जंगल खुद ही उग जाएगा, हवा अपने आप क्लीन हो जाएगी, और पानी की तो बात ही मत करो। सबसे बड़ा मसला ये है कि हर कोई सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, बिना ये सोचे कि हम इंसान असल में कुछ भी नहीं है। जो प्रकृति अपना गुस्सा दिखाती है तो कोई नहीं बचता, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो, हीट वेव हो या भूकंप। प्रकृति के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। हमें ये समझना होगा कि ये दुनिया सिर्फ हमारी नहीं है, ये हर जानवर, हर पक्षी का भी घर है। जो इंसान उनकी चीखें नहीं सुन सकता, उनकी आंखों से आंसू नहीं देख सकता, वो इंसान कहने लायक नहीं है। पिछली पीढ़ी से कोई उम्मीद रखना कोई फायदा नहीं है। लालच ने उनकी आंखें बंद कर दी है, उनको कल की तबाही आज नजर नहीं आती। अगर इंडिया को कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ अगली पीढ़ी से है, जो सच में समझ सके कि वासुदेव कुटुंबकम का असली मतलब क्या है। मुझे पता है कि 99% लोग ये वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे, और जो देखेंगे हो सकता है कि समझ भी ना पाए। पर अगर तुम उन 1% लोगों में से हो जो दुनिया का दर्द महसूस कर सकता है, तो ये वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ। अपने फेवरेट सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर और लीडर्स को टैग करो। एक इंसान करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक एक करके हर इंसान करे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इन दोनों लाइन में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, और यही फर्क सब कुछ बदलने वाला है।